हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सुशील स्वामी। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ इन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। ओके, इन प्रीवियस क्लास हमने स्टडी किया था रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में, और उसी के बाद में मैंने आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाई थी। आई होप आपने वो वर्कशीट कंप्लीट कर ली होगी। चलो, इसी सीरीज़ के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड यू कैन से रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो किया था उसी का पार्ट है, तो इसको अपने आप में ये कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। और स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में हमने जैसे पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो उसका एवरीडे लाइफ के अंदर या जो हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर उसका क्या रोल है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट होता है मेटल्स एज वेल एज फूड्स के ऊपर क्या होता है, एक डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ओके, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोजन एंड दैट द फूड इज स्टडीड एज रेंसिडिटी। जो ऑक्सीडेशन जो होता है मेटल्स का, तो उसको अपने स्टडी करते हैं कोरोजन के अंदर, और फूड के अंदर अपने इसको स्टडी करते हैं रेंसिडिटी के अंदर। ओके, दस देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। These are, okay, first is corrosion of metal and second is rancidity of food. Okay, first of all we discuss about what is corrosion. You can say corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical substance like acid, salt, etc. ओके, तो कोरोजन के बारे में अपनी बात करें तो कोरोजन को अपने, मैंने अभी एक वर्ड बोला कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सब्सटेंस। ओके, तो आप इसको इटन अप बाय कह सकते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी आपको, इटन अप। कोरोजन की बात कर रहे हैं हम, कोरोजन इटन अप बाय एनवायरमेंट। आप इसको इटन अप बाय कह सकते हो, डैमेज कह सकते हो। ओके, यू कैन से स्पॉइल। दैट्स क्लियर। यानी कि कोरोजन का मीन क्या है, कोई भी मेटल है, अगर ये कोई, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए मेटल, ये मेटल अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, और एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसके कोरोजन के रिस्पॉन्सिबल हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? वो फैक्टर एयर, मॉइस्चर, केमिकल सब्सटेंस लाइक acid, you can say base and you can say salt. ओके, ये कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोरोजन हो सकता है। तो आपको डेफिनेशन से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मतलब ये होता है कि मेटल्स का डिस्ट्रॉय होना, डैमेज होना, स्पॉइल होना बाय एनवायरमेंटल प्रोसेस। तो इससे मेटल पे क्या फ़र्क पड़ता है? मेटल वीक हो जाता है। क्या होता है? वीकन। मेटल क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा। उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी अगर अपने स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ उसकी लो हो जाएगी। ओके, स्ट्रेंथ उसकी लो रहती है। अगर अपने इकोनॉमिकल बात करें, अगर अपने बात करें तो इकोनॉमिकल उसका जो प्राइस होता है, उसका जो प्राइस भी क्या हो जाएगा? प्राइस भी उसका लेस यानी कि लो हो जाएगा। तो इकोनॉमिकली भी हमको नुकसान है, ठीक है। उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे मेटल्स के, जैसे कि कोई ब्रिज बना होता है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है, हमारे घर में ग्रिल्स होती है आयरन की, यू कैन से, और बहुत सारे मेटल हैं। घर पे आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर का आपने कलर देखा होगा। कॉपर हमारे घर पे जो होता है ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ब्लूइश, ठीक है ना, ब्लूइश ग्रीनिश कलर का होता है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके,
और अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है। ओके, तो ये कुछ सब्सटेंस मैंने आपको बताए हैं जो अपने डेली लाइफ के अंदर इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो ये कोरोजन का ही एग्जांपल है। ओके, तो कोरोजन का ही एग्जांपल है। तो अब अपने इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि व्हाट इज़ द कोरोजन। कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप कह सकते हो, यू कैन से डैमेज, यू कैन से स्पॉइल, ओके, ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सब्सटेंस। ओके, अब अपने आपने देखा होगा कि जो कोरोजन है, कोरोजन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका जो मेटल जो होता है, मेटल अपने मोर स्टेबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मैंने आपको क्या बोला, मोर स्टेबल सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। मोर स्टेबल इसके क्या क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस, और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। मोर स्टेबल सब्सटेंस अब क्या हो सकता है, जैसे अपने बात कर सकते हैं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो इसमें क्या होगा, कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल होता है अपनी एनवायरमेंटल प्रोसेस के थ्रू अपने मोर स्टेबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ग्रेजुअली एक रिएक्शन होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली सब्सटेंस या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक सम एग्जांपल इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के अंदर जो कोरोजन की कुछ एग्जांपल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे आयरन का। किसका? आयरन का। ये काफ़ी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का, एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैव सीन दिस एग्जांपल इन देयर लाइफ। सभी ने अपने ये लाइफ के अंदर ये एग्जांपल सभी ने देखा हुआ है। आयरन की बात करता हूँ। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ आयरन? Fe। Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में Fe ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है Fe2O3.XH2O। ओके, यहाँ पे अपने इसको रिएक्शन को अगर अपने बैलेंस करें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये आ जाएगा। आप यहाँ पे तो इसमें आप लिख सकते हो X ले सकते हो। ओके, अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी ना करें तो आप इस रिएक्शन को इसको ध्यान से देखें। चलो, इसको अपने अगर बैलेंस नहीं करते, आप इस रिएक्शन को पहले समझिए कि व्हाट इज़ दिस रिएक्शन है क्या क्या मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले अपने बात करें Fe ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में। आप ये ध्यान रखना कि Fe को कोरोड होने के लिए दोनों ही कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर अकेले आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, वाटर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो ये कोरोड नहीं होगा। अकेला वाटर को प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, यानी कोई भी एक सब्सटेंस को प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो ये आयरन जो होगा कोरोड नहीं होगा, यानी कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में अपने बात करें, इस प्रोडक्ट का जो नेम है, इस प्रोडक्ट का जो नेम होगा वो होगा हाइड्रेटेड। और किसी भी कंपाउंड के साथ में अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, डॉट लगा के यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जब अटैच जो होते हैं तो उसको अपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे, हाइड्रेटेड आयरन। यहाँ पे आयरन देखिए कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, 3rd। ओके, 3rd ऑक्साइड। किसी भी सॉल्ट के साथ में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होना उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। वैसे आपको मैं मेनली आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मीन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ऐड द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद सॉल्ट एंड यू कैन से एनी सब्सटेंस। की सब्सटेंस के साथ में फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल का जब ऐड होते हैं उसे बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे इसको अपने वाटर ऐड है उसके लिए अपने यूज़ किया हाइड्रेटेड। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड नहीं लगाया। अगर यहाँ पे कोई एक न्यूमेरिकल नंबर होता जिस मान 2 है 3 है तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने नंबर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो अपने यहाँ पे लगाते डाई हाइड्रेटेड, 3 होता तो ट्राई हाइड्रेटेड, 4 होता तो टेट्रा हाइड्रेटेड, 5 होता तो पेंटा हाइड्रेटेड। यहाँ पे कोई नंबर फिक्स नहीं है इसलिए मैंने आपको इसको सीधा लिखा है हाइड्रेटेड आयरन 3rd ऑक्साइड। ओके, क्लियर हो गया। अब अपने यहाँ बात करते हैं
कि जैसे यहाँ पे ये मैंने x क्यों लगाया, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर क्यों नहीं लिया, यहाँ पे कोफिशिएंट जो मैंने यहाँ पे x क्यों लिया है, वाई बिकॉज ये जो x जो होता है ये वेरिएबल होता है। यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल या आप ये कह सकते हो कि जो ये नंबर है ये डिपेंड ऑन मॉइस्चर, मॉइस्चर पर डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट में अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉइस्चर का परसेंटेज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अलग अलग वेरी कर सकते हैं। सो दैट यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एक्स यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, एक्स यूज़ किया है। क्लियर होगी बात। अब अपने यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे जो Fe है, Fe यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को अपने यहाँ पे क्या बोला कि Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रोड्यूस Fe2O3.X ये ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसको अपने रस्ट भी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज इसको अपने बोलते हैं रस्ट। ब्राउन कलर का ये रस्ट होता है, पाउडर सा बन जाता है, पपड़ी सी यानी स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो आप ये इसमें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है स्टूडेंट, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे और ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो सिल्वर आपको पता है यहाँ पे सिल्वर का फॉर्मूला Ag, और यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करती है। किसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाती है Ag2S। ओके, Ag2S यहाँ पे अगर अपने बात करें, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, Ag यहाँ पे से रिएक्शन करके प्लस के अंदर यहाँ पे H2। ओके, क्लियर होगा स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो Ag2S है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। कैसा कलर होता है, इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड। ओके, और कलर इसके बारे में बात करें, कलर कैसा होगा इसका, ब्लैक। ओके, तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। सिंपली से अपने माइंड में एक बात क्लियर करना कि कोरोजन का मतलब होता है मेटल का खराब होना, मेटल का स्पॉइल होना, मेटल का डैमेज होना। ये ग्रेजुअली प्रोसेस है जो स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अंदर ये ग्रेजुअली प्लेस होती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। इससे मेटल वीक हो जाता है, इकोनॉमिकली उसका प्राइस भी कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम जो बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन से कैसे बचा जाए, कोरोजन को कैसे होने से रोका जाए। तो उसके लिए अपने यहाँ पे कुछ बात करते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट हम बात करने वाले प्रिवेंशन के बारे में। किसके बारे में, प्रिवेंशन, कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट मीन कैसे इसको रोका जाए। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। यू कैन से बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, पेंट। ओके, अब हमने बात करें ये एग्जांपल स्टूडेंट बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, या कॉमन प्रिवेंशन के एग्जांपल आपने अपने डेली लाइफ में देखे हैं, शायद हर बच्चे ने देखे होंगे। ऑयलिंग के बारे में बात करें स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि घर पे हमारे जो मशीन्स वगैरह होती है, जैसे कोई सिलाई मशीन्स हैं, तो उसके अंदर जब वो टाइट चलना स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर हम ऑयलिंग करते हैं। उसके अंदर या काफ़ी मशीनरी होती है जिसके अंदर ऑयलिंग किया जाता है, जिससे उसके अंदर रस्ट ना क्यों लगे, क्योंकि आपको पता है अगर रस्ट लगेगी या उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि कोरोजन होगा तो उसमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, मशीन इतनी स्मूथली नहीं चल पाती। ओके, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जो साइकिल वगैरह जो होती है, साइकिल की चेन के अंदर भी हम ऑयलिंग करवाते हैं ताकि रस्ट ना लगे, और साइकिल जो होता है उसकी जो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो साइकिल जो होता है, जो उसका रिम जो है या गरारी जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी स्मूथ चलती है, या उसको हम ऑयल की जगह उसमें ग्रीस भी लगाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि हम हमारे घर पे जो मेटल्स के सब्सटेंस होते हैं, या जो गेट जो होते हैं, या जो आपके जो बाहर के जो गेट है, या कोई भी सब्सटेंस है, साइकिल के भी आपने मेटल्स को देखा होगा, फ़ैन है या कोई भी चीज़ है जो मेटल्स के बने हैं, तो उसको पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट, पेंट किया जाता है। एक तो पेंट करने से उनकी जो फिनिशिंग आती है, दूसरी बात जो पेंट करने का जो साइंटिफिकली जो मेथड जो होता है, या जो साइंटिफिकली लॉजिक जो होता है, वो होता है उसको कोरोजन से बचाना, उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करना, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके, उसकी लाइफ ज़्यादा टाइम तक बनी रहे और वो ख़राब ना हो, कोरोड ना हो। ओके, तो ये तो एक कॉमन मेथड था। बाद में इसके बारे में अपने बात करें, सेकंड अपने बात करते हैं बाय कोटिंग यू कैन से डिपॉजिटिंग ऑफ थिन लेयर
of any other metal which does not corrode. ओके स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को अगर अपने बात करें तो यहाँ पे अपने इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं. ओके, इस मेथड को अपने क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, किसी एक सब्सटेंस के ऊपर, यानी कि हाई रिएक्टिव कोई मेटल है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ये कोई हाई रिएक्टिव मेटल है, इस हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर मैं किसी लेस रिएक्टिव मेटल्स की लेयर, पतली सी ये कोटिंग कर दूँ इसकी तरफ. क्या करूँ? पतली इसकी कोटिंग कर देता हूँ मैं. तो ये कोटिंग क्या करेगी, इस इनर जो मेटल्स है उसको प्रिवेंट करेगी एनवायरनमेंट के. अब आप देखिए अंदर वाला जो मेटल है क्या वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? नहीं, अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो मेटल्स और एनवायरनमेंट के बीच में अब ये पतली एक थिन लेयर आ चुकी है जो उस इनर मेटल को सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टच में नहीं आने दे रही या कांटेक्ट में नहीं आने दे रही. अगर वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो कोरोड नहीं होगा. तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. क्या लेयर होती है? प्रोटेक्टिव. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इसको इसके ऊपर कोटिंग की जाती है. इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस के बारे में हम फर्दर जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. बस आप ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किसी मेटल के ऊपर, हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर किसी लेस रिएक्टिव मेटल्स की कोटिंग की जाती है जो अंदर वाले मेटल को कोरोड होने से बचाता है. तो इसको अपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करें स्टूडेंट, गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इससे एक मिलती जुलती प्रोसेस ही है. आप ये कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ applying a protective thin zinc coating on steel, you can say iron, okay, etc. to prevent रस्टिंग. ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे मानो कि ऊपर से मिलती जुलती, मैंने आपको बोला ऊपर से मिलती जुलती कैसे है. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई मेटल लिया, ऊपर वाले मेटल के अंदर तो आपने क्या करना, ऊपर वाली प्रोसेस के अंदर में आप कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल्स ले सकते हैं. ठीक है, तो उसको आपने बोल दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये भी एक इसी तरह का एक टाइप ही है, लेकिन इसके अंदर स्पेशलाइज आप क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग ही करेंगे. जैसे कोई मेटल है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि आपने आयरन ले लिया, आयरन के ऊपर ये हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, किसकी? जिंक की. किसकी? जिंक की. तो अंदर ये जो है, अंदर ये क्या है? आयरन. अंदर क्या है? आयरन. और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर की आपको ये जो कोटिंग दिखाई है, कोटिंग किसकी है? जिंक की. ओके, जिंक की. अब ऊपर वाली और नीचे वाली में प्रोसेस में फ़र्क क्या है? ऊपर वाली प्रोसेस में हमने देखा था कि अंदर जो होगा मेटल वो हाई रिएक्टिव होगा और उसके ऊपर जो लेयर होगी वो लेस रिएक्टिव होगी. लेस रिएक्टिव होगी यानी कि एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, और रिएक्शन नहीं करेगी तो एनवायरनमेंट के साथ में कोरोड नहीं होगी और अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट करेगी. लेकिन नीचे वाली में देखिए, नीचे वाली में जस्ट इसका अपोजिट है. नीचे वाली में इस प्रोसेस में गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा कि अंदर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा. ऊपर वाले में देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए, जो इनर जो मेटल जो है, इनर जो मेटल यहाँ पे क्या है, इस वाली साइड के अंदर हाई रिएक्टिव. क्या है? हाई रिएक्टिव. और इसके बारे में, आउटर के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पे जो आउटर जो मेटल जो होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव. क्या होगा? इट इज़ लेस रिएक्टिव. ओके, और अगर मैं यहाँ इसके बारे में अपने बात करूँ, इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो इनर मेटल जो होगा, इनर मेटल यहाँ पे क्या होगा? लेस रिएक्टिव. ठीक है, अपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन, लेस रिएक्टिव. और आउटर जो क्या होगा,
आउटर मेटल इज हाई रिएक्टिव देन इनर मेटल। ओके, तो दोनों प्रोसेस अपोजिट हो चुकी है। बस क्या है, कोटिंग, और इसके अंदर कोटिंग क्या होगी, फिक्स है। इसके अंदर आप किसी भी जो आउटर जो है, आउटर मेटल यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी लेस रिएक्टिव हो सकता है। इस मेटल से कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल हम यहाँ पे ले सकते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट ना करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो मेटल लेना है आउटर वाला, वो आपका फिक्स है, वो आपने जिंक ही लेना है। क्या लेना है, जिंक लेना है। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट। अब क्या होगा कि सिंपल सी बात है, जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए स्टूडेंट, अगर जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये तो एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ये एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट करेगा, अगर ये एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट करेगा तो अंदर वाला भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि बाहर वाला तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, बाहर वाली इतनी प्रोटेक्टिव लेयर है कि वो खुद रिएक्ट ही नहीं कर रही और अंदर वाले को प्रोटेक्ट कर रही है। जबकि मैंने यहाँ पे कहा कि बाहर वाला रिएक्टिव है तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट किससे करेगा, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में करेगा, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये बनाएगा ZNO। सुन देखो, यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पे अब क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन चुका है। क्या बन चुका है, ये जो जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक ऑक्साइड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। किससे, जिंक से। ओके, मैंने आपको प्रीवियस, आपको भी जो पीछे आपको मैंने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अब जिंक का यहाँ पे क्या हो, जिंक का कोरोजन हो चुका है। जिंक का क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुके हैं। जिंक ने Fe को बचाने के लिए खुद का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, खुद को कोरोड करवा लिया। लेकिन खुद को कोरोड किस लिए करवाया, क्योंकि जिंक जो होता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट। जिंक ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन जिंक, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, जिंक से, ठीक है। अब इसका खुद का तो कोरोजन हो चुका है, लेकिन अब ये जो जिंक ऑक्साइड की जब इसके ऊपर लेयर बन चुकी है, अब देखो यहाँ पे एक लेयर बन चुकी है किसकी, अब इसके आउटर एक लेयर बन चुकी है। किसकी लेयर बन चुकी है, क्योंकि जिंक ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया है, जिंक ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ में। अब इसके ऊपर एक लेयर बन चुकी है किसकी, जिंक ऑक्साइड की। ये ब्लैक कलर की कोटिंग आपको दिखा रहा हूँ। अब ये क्या बन चुका है, जिंक ऑक्साइड। लेकिन अब ये जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, एनवायरनमेंट के, अब ये एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में जब है तो ये क्या करेगा, खुद आगे कोरोड नहीं होगा, ठीक है। ये क्या बन चुकी है, मोर स्टेबल है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, प्रोटेक्टिव एंड टफ थिन लेयर। ओके, ये जो इसकी जो लेयर बन चुकी है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिंक की। ये जिंक ऑक्साइड जो बना है प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है, टफ लेयर बन चुकी है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, एनवायरनमेंट के साथ में, अब इसका खुद का तो कोरोजन अब आगे तो होगा नहीं, और क्योंकि अब इसका खुद का हो चुका है, ठीक है। और ये अब इसकी लेयर यहाँ से हटेगी भी नहीं, और हटेगी नहीं तो अंदर वाले Fe को ये कोरोड होने देगी, नहीं होने देगी। सिंपल सी बात है, अंदर वाली लेयर को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इस कारण से हम यहाँ पे जिंक को इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको दोनों कंसेप्ट को इजीली और आपको माइंड में अच्छे से स्टेबल हो चुके हैं कि मैंने आपको क्या समझाया कि ऊपर मैंने लेस रिएक्टिव क्यों लिया है, नीचे मैंने हाई रिएक्टिव क्यों लिया है, जिंक क्यों लिया है, जिंक ने यहाँ पे क्या काम किया है। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कोरोजन से बचाने के लिए। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की या हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आपने डेली लाइफ के अंदर देखा भी होगा कि हमारे घरों में फ्रीज, ओके, मेटल्स के बने होते हैं, फ्रीज हो गया, या जो अपने फ़ैन है, आपकी जो डोर है, ठीक है, आपके घर में जो भी मेटल्स के जो चीज़ें बनी हुई है, या कोई ब्रिज है, रेलवे ट्रैक है, आपने सभी जगह देखा होगा कि कोरोजन की प्रोसेस होती है। और कोरोजन की प्रोसेस को रोकने के लिए ये हम कुछ प्रिवेंशन वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ के क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहला जो फ़र्क पड़ता है वो है कोरोजन। क्या फ़र्क पड़ता है, कोरोजन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपसे स्टूडेंट मैं एक और पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो कोरोजन है, कोरोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोरोजन को एक तरह से आप हमारा एनिमी भी कह सकते हैं, एक तरह से हमारा दुश्मन भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कोरोजन से बेनिफिट भी होता है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। क्या कोरोजन का कोई बेनिफिट भी है, इसके नुकसान के बारे में हमने तो काफ़ी बात कर ली कि क्या इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन है, ओके। और इस क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। आप इसके लिए नेट की हेल्प ले सकते हैं या अपने टेक्स्ट बुक जो भी आपके पास में अवेलेबल है
वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने इसका जो आंसर है अपने इस वीडियो में दिया हुआ है। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने इसको काफ़ी केयरफुली इस वीडियो को देखा है तो वो इसका आंसर दे सकता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो वो गूगल या किसी नेट की हेल्प लेके इसका आंसर फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। ओके स्टूडेंट, अब अपने इसके सेकंड पार्ट के बारे में अपने बात करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका जो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया कोरोजन, क्या किया कोरोजन। अब सेकंड जो इसका पार्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी के बारे में अपने बात करें। जो रेंसिडिटी जो होती है, कोरोजन तो होता है मेटल्स के अंदर और रेंसिडिटी किसके अंदर होती है? फूड आइटम्स के अंदर। किसके अंदर होती है? फूड आइटम्स के अंदर। अगर फूड आइटम्स के बारे में अपने बात करें तो इसकी अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी? यू कैन से द कंडीशन फैटी और ऑयली फूड, यू कैन से द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मीन जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से अगर इस डेफिनेशन की बात करूँ तो जो भी फैटी और जो ऑयली फूड हैं, जो भी फैटी एंड ऑयली जो फूड है, फैटी और ऑयली फूड, जैसे आपको घर में आपने देखा होगा जो भी नमकीन्स वगैरह होते हैं जो पैकेजिंग में होते हैं, या अपने घर पे जो कोई ऑयली जो अपने जो कोई सब्सटेंस बनाते हैं जिसके अंदर ऑयल होता है, चिकनापन होता है, जिसको फैट जिसको अपने बोलते हैं, इस सब्सटेंस के अंदर ये चीज़ है तो वो क्या होगा एनवायरनमेंट में एरियल ऑक्सीडेशन। एनवायरनमेंट में एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये क्या करेगा, ये जो आपका फैटी और जो ऑयली फूड जो होता है ये क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है। क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है। और इसके अंदर क्या होती है? अनप्लेजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अनप्लेजेंट स्मेल, और इसके अंदर जो अनप्लेजेंट स्मेल कह सकते हो या इसको बैड स्मेल कह सकते हो। इसका जो एंड टेस्ट इसका जो होगा बैड टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, एक अजीब से इसके अंदर स्मेल आएगी। आप इसमें आप खुद चेक कर सकते हैं आपके घरों के अंदर अपने जो नमकीन वगैरह या अपने कोई प्रोडक्ट अपने यूज़ करते हैं, अगर उसको अपने ओपन करके रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, जैसे आपने कोई पैकेट है उस पैकेट को आपने ओपन करके रख दिया, ओपन करने के बाद में अगर आपने उसको किसी कंटेनर में नहीं रखा, ओपनली वो पड़ा है, तो आफ्टर सम डेज़ उसके अंदर क्या होगा, आपको एक ऑयली सी स्मेल सी आएगी, अजीब सी स्मेल आएगी। उसका जो टेस्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, यानी उतना क्रंची भी नहीं रहेगा, मॉइस्चर पकड़ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? रेंसिडिटी। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी की आपकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन ऑयली और फैटी फूड गेट एरियल ऑक्सीडाइज एंड स्पॉइल एंड यू कैन से इट प्रोड्यूस अनप्लेजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्लियर हो चुके स्टूडेंट। अब रेंसिडिटी के बारे में अपने बात करें तो रेंसिडिटी आपने डेली लाइफ के अंदर देखी है, और इस रेंसिडिटी से अपने प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए अपने क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए अपने क्या यूज़ करें। एक बात आपको स्टूडेंट आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पे एक नोट आप डाल के इसमें लिख सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती होती है। इसको अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन का जो रेट जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तभी तो अपने बोलते हैं कि आपके जो फूड आइटम्स वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है कि इसको ठंडी जगह पे और उसको या डार्क प्लेस के अंदर उसको स्टोर किया जाए, या कंटेनर में इसको स्टोर किया जाए जहाँ पे सनलाइट ना आए, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, या आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन की जो रेट होगी, ऑक्सीडेशन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो चुकी है आपको। What is the effect of temperature on oxidation? When temperature is high, then rate of oxidation is also high. When temperature is low, then the rate of oxidation is also low and you can say decrease. तो प्रिवेंशन के बारे में बात कह सकते हैं। फर्स्ट प्रिवेंशन हम यहाँ पे कह सकते हैं एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, आप एयर टाइट कंटेनर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर को यूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पे एनवायरमेंटल जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होगी वो उसके अंदर नहीं जा पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ताकि ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, जो फूड होगा फैटी फूड वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा, क्रंची रहेगा, और उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना होने से उसकी जो स्मेल जो होगी वैसे की वैसी बनी रहेगी, यानी उसकी जो खुशबू होगी वैसी बनी रहेगी।
ओके। सेकंड आप इसमें यूज़ कर सकते हो रेफ्रिजरेटर। क्या? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टूडेंट हमने बात करें, मैंने भी आपको बताया रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हम फूड्स आइटम को क्यों रखते हैं। नॉट ओनली फैटी फूड्स, आप दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी आप उसमें रखते हैं, जैसे लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अनदर सब्सटेंस। तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होती है, स्लो हो जाती है। उनकी जो ख़राब होने की प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। या आप कह सकते हो फ्रीज के अंदर जो आप वेजिटेबल्स वगैरह रखते हो वहाँ पे वो उनके अंदर जो माइक्रोब्स की जो प्रोसेस है, माइक्रोब्स यू कैन से फंगस है या जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनकी अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनकी ग्रोथ भी क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, या यू कह सकते हो ग्रोथ क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ओके। जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर आपने देखा हो गर्मियों के अंदर फूड आइटम आपके जल्दी ख़राब हो जाते हैं कंपैरेटिवली विंटर। सर्दियों के अंदर इतना फूड आइटम ख़राब नहीं होते। आपने सर्दियों में आप फ्रिज यूज़ ना भी करें तो भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा टाइम तक आपके सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स की यहाँ पे रेंसिटी में वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने आपको एक कॉमन चीज़ आपको बताई थी कि वेजिटेबल या फ्रूट्स आइटम को अपने फ्रिज में क्यों रखते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ फैटी फूड्स की। किसकी? फैटी फूड्स की। फैटी फूड्स को भी अगर अपने रेफ्रिजरेटर में रखें तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है, रेट उसका स्लो हो जाता है। ठीक है। फिर अपने यहाँ पे नेक्स्ट अपने बात करते हैं यूज़ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के बारे में अपने बात करें, जो नाइट्रोजन गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग के अंदर। आपने स्टूडेंट देखा होगा कि जैसे अपने कोई 10 रुपीज़ का अगर अपने कोई चिप्स का पैकेट लेते हैं तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि उसके अंदर चिप्स का पैकेट का जो साइज होता है उसके कंपेरेटिवली उसके अंदर जो चिप्स होती है वो काफ़ी कम होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक सिर्फ ओनली 20% या 30% उसके अंदर साइज़ में चिप्स होती है, बाकी लगभग 70 to 80% उसके अंदर एयर भरी रहती है। तो आपने देखा होगा कि उसमें आप सिंपल सा अगर अंदाज़ा लगाएं तो 2 रुपये की उसमें चिप्स है और लगभग उसमें 8 रुपये की उसमें एयर भर रखी है, जिसके अकॉर्डिंग टू साइज़। ओके। जितना बड़ा साइज़ होता है उसके अंदर सिर्फ गैस ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट कम होते हैं। तो उसमें देखिए स्टूडेंट, उसमें ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है ताकि एक तो उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, क्या ना हो पाए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए। दूसरा जो है नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है, दूसरी गैस क्यों नहीं भरते, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, या आप कह सकते हो लेस रिएक्टिव होती है। ओके। लेस रिएक्टिव होती है। लेस रिएक्टिव होने के कारण वो क्या होती है, आपके जो फूड आइटम के साथ में रिएक्ट नहीं करती, और फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करिए, आपका फूड आपका फ्रेश रहेगा और फूड आपको ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइक एयर टाइट कंटेनर उसको बंद कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, और एक लास्ट एग्जांपल के बारे में अपने बात करें उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट? एंटीऑक्सीडेंट। ओके। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब अपोजिट, और ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन को रोकें। ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट में हम इसमें यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया रिड्यूसिंग एजेंट व्हाट विच इज सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो रिडक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, किसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रिडक्शन को। ठीक है। तो अगर ये रिडक्शन को प्रेफर करेंगे तो किसको रोकेंगे, ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। और ऑक्सीडेशन को रोकना यानी कि उसके एंटी वर्क कर रहा है तो इसको अपने बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। यानी विच सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल अपने जो ऑक्सीडेशन को यूज़ करने के लिए करते हैं उनको अपने बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ओके स्टूडेंट, अब आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है और ये आपका चैप्टर का भी आप ये दी एंड समझिए। मैं आपके एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस पे बात करने के लिए। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ओके। कोई भी अगर आपको कोई टॉपिक किसी में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में आपको ये बोलता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको वीडियो कैसे लगती है। ठीक है। उसमें आपको जो कंटेंट्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही, या कुछ आप इसके बारे में बताएं कि सजेशंस जो आपके हों कि वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जाएं। आप हर बार कोई नया सजेशन देते हैं तो हर बार हम चाहते हैं कि वीडियो के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करके आपको कुछ नए तरीके से आपको नॉलेज को एक्सप्रेस किया जाए। ओके स्टूडेंट, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन उसी वक्त आ जाए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पुट किया है कि कोरोजन के क्या कुछ बेनिफिट्स भी हैं क्या। ठीक है ना, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, जय हिंद जय भारत।